तो देखिए प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आई आना चाहिए या मी आना चाहिए या माई आना चाहिए या माई सेल्फ आना चाहिए या माइन आना चाहिए। सो काफी कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग इसे अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि कितनी इजी चीज है। देखिए सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक तरीके से नाउन का ही रूप है ना। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन और कुछ नहीं है, नाउन ही है, राइट? क्योंकि नाउन की जगह जो वर्ड आ रहे हैं वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग इसे 3 पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है या कर रहा है, वो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है या कर रहा है। अब ये व्यक्ति 2 तरीके से देखा जाता है फर्स्ट पर्सन में, या तो वो सिंगुलर यानी वो अकेले उस काम को कर रहा होगा या कह रहा होगा, या फिर और भी लोग होंगे उसके साथ। तो अगर वो एक ही व्यक्ति है तो वो सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल। ये फर्स्ट पर्सन में, यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है। फिर आते हैं अब हम सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन वो है जिससे कुछ कहा जा रहा है डायरेक्ट, उसी से ही बात हो रही है, उसे बोला जाता है सेकंड पर्सन। ये चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, इन्हें हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, यानी इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात किया जा रहा है, उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। सो अगर वो लड़का होता है तो उसके लिए अलग प्रोनाउन है, अगर वो लड़की है तो उसके लिए अलग प्रोनाउन है, अगर वो कोई एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए अलग प्रोनाउन है, और अगर एक से ज्यादा है तो उनके लिए अलग प्रोनाउन है। ओके। तो लेट्स हैव अ लुक कि वो क्या है। तो यहां पर आप एक स्लाइड देख सकते हैं, दिस पिक्चर दैट सेज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे मैंने बोला था सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास में है आई और प्लूरल के लिए हमारे पास में है वी। ओके। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है अगर कोई किसी कार्य को कर रहा है, जो वर्ब है उस सेंटेंस में उसको परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब्जेक्टिव है। और अगर वो उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस कार्य को कर नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसका हिस्सा बन रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। तो अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन में वो आई और वी होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में वो मी और अस हो जाएगा। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन में लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए इट, और एक से ज्यादा लोगों के लिए दे का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हो तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। ओके। ये जो इट और दे हैं, इट और दे, इनको हम एक और कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी इनके लिए कुछ और वर्ड होते हैं जो इनकी मदद करते हैं। जैसे इट दिखाता है सिंगुलर नंबर को, राइट? तो अगर मुझे किसी चीज को इंडिकेट करना हो यहां या वहां के लिए, राइट, यहां या वहां के लिए, और वो संख्या में 1 हो, तो मैं उसके लिए दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकता हूं, दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए। वहीं अगर वो संख्या में 1 से ज्यादा है, इफ दे आर मोर इन नंबर्स, तो मैं दिखाने के लिए कि यहां या वहां दीज और दोज का इस्तेमाल कर सकता हूं। दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। ठीक है। अभी हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर बात करते हैं पोजेसिव। पोजेसिव एडजेक्टिव यहां पे लिखा है, उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कई बार हम लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं जैसे मेरा,
तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका। तो यहां पर हम उस चीज की पोजेशन दिखा रहे होते हैं। तो पोजेशन को दिखाने के लिए हमारे पास में दो तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव और एक पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, इनका, और उसके बाद नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरी बाइक, तो मेरी वर्ड के बाद में आया वर्ड बाइक जो कि नाउन है, तो मैं कहूंगा माई बाइक, माई बाइक। हमारा घर, आर हाउस। तुम्हारा पेन, योर पेन। उसका बैग, हिज बैग। लड़की है तो हर बैग। इसकी पूंछ, किसी एनिमल के लिए कह रहे हैं, इट्स टेल। उनकी गाड़ी, देयर कार। इन सब के बाद नाउन आ रहा है। और अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसके बाद नाउन नहीं आता। जैसे मैंने कहा ये मेरा है, तो मेरा के बाद हमने कोई नाउन नहीं लगाया, तो मैं बोलूंगा दिस इज माइन, इट इज माइन, इट इज आर्स, हमारा है। तुम्हारा है, इट इज योर्स। ये उसका है, इट इज हिज। लड़की है, इट इज हर्स। इट्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन में ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इट्स के बाद नाउन ना आए। और देयर की जगह हो जाता है देयर्स, अगर उसके बाद नाउन ना आए। जैसे ये उनका है, इट इज देयर्स, इट इज देयर्स। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। तो यहां पर आप बता सकते हो कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और उसके लिए क्या इंग्लिश आएगी? इसमें प्रोनाउन, हाँ, तो कौन सा? है। मैंने, ओके। आई सॉ यू, यू है। वेरी गुड। तो आपने देखिए इंग्लिश ही बता दी। तो आई सॉ यू, बिल्कुल सही। तो इसमें दो वर्ड हैं जो प्रोनाउन है, एक है मैंने और एक है तुम्हें। अब देखिए यहां पर देखने का काम किसने किया है? मैंने, राइट। तो मैं कह सकता हूं आई, और तुम्हें तो मैंने देखा है ना, तुमने तो कोई काम नहीं किया है, तो तुम्हें के लिए हो जाएगा यू। तो आई सॉ यू। और कहां देखा था? इन द मार्केट। आई सॉ यू इन द मार्केट। अब वहीं अगर मैं ये कह देता कि तुमने मुझे मार्केट में देखा था। किसने? तुमने मुझे मार्केट में देखा था। तो क्या हो जाएगा? इसमें मी आएगा। वेरी गुड। और यू का क्या होगा? यू का यू होगा नो सब्जेक्ट। यस, ये चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, ये सेम रहता है, तो ये यू ही रहेगा। लेकिन ये मी में बदल जाएगा। यू सॉ मी इन द मार्केट, यू सॉ मी इन द मार्केट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये पेन नया है। ये पेन नया है, तो ये पेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाँ, दिस। एग्जैक्टली, क्योंकि इट के डायरेक्ट बाद नाउन नहीं आएगा, तो हमें उसका रूप उठाना पड़ेगा दिस। सो दिस पेन इज न्यू। वो पेन नया है। दैट पेन इज न्यू। ये जूते नए हैं। These shoes. These shoes are new. एक से ज्यादा है इसलिए these. वो जूते नए हैं। Those shoes are new. क्लियर है यहां तक? कहां पे आई आएगा, कहां पे मी आएगा, कहां पे यू आएगा? अब माइन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये मेरा घर है। This house is mine. This
हाउस इज माइन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने मेरा के बाद घर बोला है तो हम बोलेंगे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक है, अगर मैं कहता है ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तब मैं बोलता दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। ठीक है, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो इस तरीके से माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ये क्या होता है। तो कई बार हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। myself, yourself, yes. एग्जैक्टली तो हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, जब ये प्लूरल होते हैं यानी एक से ज्यादा होते हैं, तो एफ को हटा के हम VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? VES। तो V तो एक से ज्यादा होता है, तो इसलिए देखिए वहां पे लिखा है आर सेल्फ्स। और यू में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो एक व्यक्ति या एक से ज्यादा, तो इसमें दोनों आते हैं, सेल्फ भी और सेल्फ्स भी। और फिर से देम सेल्फ की जगह देम सेल्फ्स हो जाता है, क्योंकि वो एक से ज्यादा के लिए है, और जहां पर भी एक के लिए है एफ ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है खुद के लिए। तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहा है आपको पहले वाले पॉइंट में, ये होता है जनरल केसेस में, कि अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, है ना। जैसे मैंने अपने लिए, याद रखना ये जब व्यक्ति खुद के लिए काम करेगा तभी है, अगर वो किसी और के लिए कर रहा है या कोई और उसके लिए कर रहा है तब ये यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने लिए चाय बनाई है, मैंने अपने लिए I made tea for myself. एग्जैक्टली, या फिर आई हैव मेड टी फॉर माई सेल्फ, आई हैव मेड टी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अब अगर मैं कहता कि मैंने आपके लिए चाय बनाई है, I made for you. फॉर यू, वेरी गुड। तो यहां पर हम योर सेल्फ नहीं बोलते, यू बोलते, आई हैव मेड टी फॉर यू, आई हैव मेड टी फॉर यू। रोहन ने अपने लिए जैकेट खरीदी है, Rohan bought रोहन हैव बॉट, बिल्कुल सही है, रोहन हैव बॉट a jacket for him. फॉर, रोहन ने अपने लिए जैकेट खरीदी है, रोहन हैव बॉट अ जैकेट। रोहन के साथ हैव आएगा क्या? Has आएगा. यस, रोहन हैज बॉट अ जैकेट फॉर, Him. हाँ, Him sir. Him. हिमसेल्फ। क्या होगा? Himself. हिमसेल्फ, क्योंकि रोहन क्या है? बॉय है, राइट, यानी कि ये ही वाली कैटेगरी का है। हमने सिर्फ नाम ले लिया, इसमें ही नहीं बोला, लेकिन रूल तो वही अप्लाई होगा, क्योंकि रोहन ने खुद के लिए जैकेट खरीदी है, तो रोहन हैज बॉट अ जैकेट फॉर हिमसेल्फ। Yes. ठीक है, तो ये याद रखना है पहला। दूसरा इसमें आ रहा है ऑन माई ओन, ऑन आर ओन। तो अगर हम कैपेबिलिटी की बात करने लगते हैं, क्षमता बताने की बात करने लगते हैं, तो हम लोग ये सेकंड कैटेगरी यूज करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑन, और दूसरा वाला है OWN, उसका होता है ओन। Own. ठीक है, ऑन माई ओन, ऑन माई ओन। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला कि ये काम मैं अपने दम पर करूंगा, मैं खुद से करूंगा, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद के लिए करूंगा, मैं कह रहा हूं अपने दम पे करूंगा, अपनी कैपेबिलिटी पे करूंगा। तो मैं बोलूंगा आई विल डू इट ऑन माई ओन, आई विल डू इट ऑन माई ओन। हम कह रहे हैं अपने दम पे करो, अकेले करो, ठीक है, डू इट ऑन योर ओन, डू इट ऑन योर ओन। Own. इसी तरह अगर आप ये दिखा रहे हो कि अकेले ने कोई काम करी, ये नहीं कह रहे हो कि मैंने खुद के लिए करा या अपने दम पे करा, बस ये बता रहे हो कि मैंने किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया, Okay. तो आप बाय माई सेल्फ, बाय आवर सेल्फ करके यूज करते हो इसे। Okay. जैसे आई क्लीन द हाउस बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से किया इसे साफ, अकेले ने किया, ये नहीं कि कैपेबिलिटी वाली बात, ये कि किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया। आई क्लीन द हाउस बाय माई सेल्फ। क्लियर है पॉइंट यहां तक? Yes, sir, clear है. ऑलराइट,
सो ये तो हो गया कि नाउन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब नाउन में ना कुछ और भी चीजें हैं, लेट्स हैव अ लुक। जैसे कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है, उन्हें यूज तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपके सामने लिस्ट दिख रही है आपको, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, everyone, everybody, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something, ये सब indefinite pronoun है और वो भी कौन से? सिंगुलर, यानी इनके साथ अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी इनके साथ में। ठीक है? इसके बाद कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल। प्लूरल जैसे बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोनों दोस्त। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोनों दोस्त क्या हैं? हंग्री हैं, आर हंग्री, यानी भूख लगी है उन्हें। वी इन्वाइटेड ऑल ऑफ द नेबर्स टू द पिकनिक बट फ्यू। अगर हम फ्यू वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो प्लूरल है। फ्यू हैव कम, लेकिन कुछ ही आए हैं। फिर मैनी ऑफ द कैट्स हैव स्ट्राइप टेल्स। सेवरल ऑफ द बॉयज नो हाउ टू स्विम। This particular plane functions underwater but others don't. So यहां पर जितने भी वर्ड अंडरलाइन है, both, few, many, several and others, ये सब indefinite pronoun है और ये plural होते हैं, तो इनके साथ हमेशा plural verb आती है। okay. फिर आते हैं ऐसे indefinite pronoun के बारे में जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके लिए यूज हो रहे हैं। जैसे ऑल ऑफ द ट्रैश, ट्रैश मतलब कचरा। अब कचरा अनकाउंटेबल है तो हम कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में ये सिंगुलर बन गया, ऑल ऑफ द ट्रैश इज गॉन। जैसे अगर मैं कहूं कि पूरा पानी, तो मैं बोल सकता हूं ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी। लेकिन सिस्टर्स को तो काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया? आर, ऑल ऑफ माई सिस्टर्स आर मैरिड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंट किया जा सकता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रीच्ड, ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही पहुंच चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाउन, अब टाउन को एज अ कलेक्टिव देखा जा रहा है, सिंगुलर देखा जा रहा है, तो हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द टाउन इज कवर्ड इन स्नो। ज्यादातर टाउन का हिस्सा जो है वो वर्ब में ढक गया है। Then it says some of the pie has been eaten, तो यहां पर इसको अनकाउंटेबल मान रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करा has been eaten, लेकिन पोटैटोज को काउंटेबल मान रहे हैं तो वो है are missing, नहीं मिल रहे हैं। So some of the pie has been eaten and some of the potatoes are missing. तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे डिपेंड करेगा इनके बाद किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। और ये सब क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। देखिए हमें पता है कि वर्ब क्या होती है? एक एक्शन वर्ड होती है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब को हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, हमारे हिसाब से सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया होती है। ठीक है? सहायक क्रिया के लिए और भी वर्ड होते हैं, अभी हम बाद में देखेंगे उसे। अभी देखते हैं कि ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। अब वर्ब कोई भी हो, उसमें क्वालिटी क्या है कि उसकी फॉर्म्स होंगी। वर्ब कोई भी हो उसकी फॉर्म्स होंगी। जैसे वर्ब की एक तो ओरिजिनल फॉर्म होती है जिसे बेस फॉर्म बोला जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। हर फॉर्म को यहां पे मैं डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेस फॉर्म की, जिसे बोला जाता है ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है? और इसको एक और नाम से जाना जाता है इन्फिनिटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है प्ले, प्ले माने होता है खेलना, तो इसकी बेस फॉर्म प्ले है, यही ये ओरिजिनल वर्ड है प्ले। ओके? इसी तरह अगर गो माने होता है जाना,
तो यही इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, यही इसकी बेस फॉर्म है, गो। ओके। वहीं अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल फॉर्म। और इसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म को आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है? यस सर। अब देखिए, जैसे ये था ना प्ले, तो अगर मैं प्ले की सिंगुलर फॉर्म लिखूं, क्या लिखूं? सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर तो वो हो जाती है प्लेज। प्लेज। क्या हो जाएगी? प्लेज। और अगर मैं इसकी प्लूरल फॉर्म लिखूं, तो वो क्या होगी? प्ले। जो ओरिजिनल फॉर्म है। तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वही उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हमें एस, ई एस या आई एस ऐड करना पड़ता है। जैसे गो की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? गोज। गोज। और प्लूरल फॉर्म? गो। गो। बिल्कुल सही। तो यहां पे देखिए लिखा है कि वर्ब बिकम सिंगुलर बाय एडिंग एस, ई एस और आई ई एस। यस। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड फॉर्म की। तो जो सेकेंड फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म। ठीक। जैसे हमारी वर्ब थी प्ले, तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। ओके। इसी तरह जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्ले की प्लेड ही होती है, और गो की होती है गॉन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म होती है ये हमेशा ओरिजिनल वर्ड से बनती है। तो ओरिजिनल वर्ड था हमारा प्ले, उससे बन जाएगा प्लेइंग, और ओरिजिनल फॉर्म थी हमारी गो, उससे बन जाएगी गोइंग। ओके। तो अब यहां पर ये जो वर्ब होती है ना, इनकी ये फॉर्म्स आपको समझ में आ गई? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अब इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इनकी फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं यार कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो होती हैं रेगुलर वर्ब, ठीक है, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या होती हैं? इररेगुलर होती हैं। इनरेगुलर। ठीक है। यहां पर रेगुलर और इरेगुलर से मतलब है हमारा सिंपल फंडा कि जिन वर्ब्स की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, जिन वर्ब्स की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में हम डी, ईडी या आईडी ऐड करते हैं। ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं? डी, ईडी और आईईडी। डी, ईडी, आईईडी और आईईडी। आईईडी। सो डी, ईडी या आईईडी ऐड किया जाता है, इज एडेड टू दी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में डी, ईडी और आईडी ऐड किया जाता है। ठीक है। और एक और रूल इसी में मैच करना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम। तो भैया सिर्फ डी, ईडी और आईडी ऐड नहीं कर रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम भी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मीट कर रही हैं तो ये रेगुलर वर्ब है, और अगर नहीं मीट कर रही हैं तो वो इररेगुलर वर्ब है। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है ये जानकारी से? हमें ये बेनिफिट मिलता है कि भैया ये जो वर्ब है आपको सिर्फ और सिर्फ इररेगुलर वर्ब्स को टारगेट करना है उनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर प्लूरल है, वो सबके लिए सेम है। आईएनजी फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म से बनती है, वो सबके लिए सेम है। सिर्फ सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में परिवर्तन होता है, और वो भी सिर्फ इररेगुलर वर्ब में। रेगुलर वर्ब में तो इजी है, हमें डी, डी, आईडी लगाना है। तो जो भी इररेगुलर फॉर्म्स होंगी आपको उन पे ध्यान देना है। अब इररेगुलर वर्ब में ना 2-3 कैटेगरी होती है, अगर आप उनको एक साथ लिखना शुरू कर देंगे। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे, जो मैंने बुक भेजी आपको, पेज नंबर 35 या 36 से आपको सारी वर्ब्स मिल जाएंगी वहां पर। अभी के लिए ध्यान दीजिएगा, जो इररेगुलर वर्ब्स होती है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है
all three forms are same. All three forms are same. यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होती है ना जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, अंतर ही नहीं होता। जैसे CUT कट, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। PUT पुट, Okay. SET सेट, SPREAD स्प्रेड, BURST बस्ट, HIT हिट। तो ये जो फॉर्म्स है ना ये सेम होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। Second, third, सब कुछ। हाँ, ING form। आप देखिए ING और फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी वैसे जैसे होती है, कट, कट्स, कटिंग। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है जिसपे हमें फोकस करना है। Yes. अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं, इनके अलावा भी और होती हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। Okay. तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम। ऐसी कौन सी होती है? जैसे बाई की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। सेंड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। फाइट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। थिंक की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? थॉट। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती हैं। ठीक है, ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट। ऑल फॉर्म्स Forms are different. आर डिफरेंट। यहां पे लिख सकते हैं ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। यानी जो ओरिजिनल है वो भी अलग होगा, जो सेकंड है वो भी अलग, जो थर्ड है वो भी अलग। जैसे अभी हमने किया था गो, वेंट, गॉन, Gone. है ना? बाइट, Yes, sir. दांत से किसी को काटना, बिट, बिटन, हाइड, हिड, हिडन। ये हमें पढ़नी पड़ेगी ये हमें धीरे धीरे याद करने की हैबिट डालनी होगी। रोज 10 to 15 आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें हमने कैटेगरी बनाई दी है, तो उस कैटेगरी वाइज आप उसे याद कर सकते हैं। और उसी कैटेगरी वाइज आपको बुक में ये दी गई है। ओके। ठीक है, तो ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम, तो वो एक साथ दिखेंगी आपको। जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है वो एक साथ दिखेंगी, और जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती है वो एक साथ दिखेंगी, ताकि आप फोकस कर पाए। यस। ओके, लेकिन ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये टेंसेस में हमारी मदद करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा पार्टिसिपल, है ना? अभी देखा था थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल। हाँ। तो ये पार्टिसिपल क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ये बहुत काम की चीज है और इंग्लिश को ये सजाने का काम करते हैं पार्टिसिपल, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो देखिए, एडजेक्टिव जो होते हैं ना, उनका काम होता है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। ओके। ओके, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब कई बार वर्ब में भी ये क्वालिटी होती है कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर ले। तो वर्ब्स दैट हैव द क्वालिटी, वर्ब्स दैट हैव द क्वालिटी टू बी यूज्ड, कैसे यूज्ड? एज एडजेक्टिव्स। Verbs that have the quality to be used as adjectives are called participles. ऐसी verbs जिनमें क्वालिटी होती है एडजेक्टिव की तरह यूज होने की, उन्हें पार्टिसिपल्स बोला जाता है। यानी कि ये वर्ब क्या काम कर रही होगी? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रही होगी, लेकिन सिर्फ इसकी दो ही फॉर्म ऐसा काम कर सकती है, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो जब अगर थर्ड फॉर्म काम करते हैं ऐसा, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल? थर्ड फॉर्म को। जैसे स्पोकन इंग्लिश कहते हैं ना हम लोग, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन वर्ड कहां से आया? स्पीक की
थर्ड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश, बॉइल्ड एग्स उबले अंडे, समझ आ रहा है? ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें तो आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की उसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। तो यहां पे जो वर्ड था ड्रिंकिंग, ये किससे बना? ड्रिंक से, आईएनजी फॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है? ठीक है। जैसे चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी क्या बोलते हैं? रनिंग वाटर। रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। तो ये है पार्टिसिपल का काम। समझ आ गया होगा आपको क्या है पार्टिसिपल? यस सर। हम बहुत जगह से यूज करते हैं, जैसे टूटी हुई चेयर, ब्रोकन चेयर, लॉक दरवाजा, लॉक्ड रूम। दीज आर पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, यानी कि आप क्या कर रहे हो? उन्हें वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो। यू आर यूजिंग द वर्ब्स एज एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। और भी यूज होते हैं इसके, बट इन कमिंग क्लासेस वी विल सी दैट। बट अभी के लिए याद रखना है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म। ओके? ओके सर। बाकी स्टोरी पढ़ी थी आपने? नहीं, स्टोरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने नाउन का प्रैक्टिस किया था। अब मैंने देखी थी स्लाइड्स। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड। चलिए, और बाकी ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है ना, उससे आपको मिल जाएंगे ये सारे नोट्स।